नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मुगल वंश पढ़ने वाले हैं। मुगल वंश, आप जाइए मत, थोड़ी सी समझ लीजिए। मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश की बात करेंगे। उसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने सल्तनत काल को कराया था, और सल्तनत काल में जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सदैव वंश जो आए थे, 5 वंश देखने को मिले थे। ये हमने पूरा करा दिया है। आप पूरा इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो अभी BSSC और बात करें बिहार जो टीचर की वैकेंसी आई है, अगर कहें तो अदर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। कोई परेशान है बोले सर सच में लड़ेंगे, एकदम सच में लड़ेंगे। पहले पूरा वीडियो को देखिए और साथ में लिखने का प्रयास कीजिए। आप लिखते नहीं हैं, परेशान हो जाते हैं कि लिखते है ये नहीं है, बोलते हैं कि सर समझ में नहीं है। मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आज मुगल वंश को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और इसमें मुगल वंश में सबसे जो बाबर होता है वह मुगल वंश की स्थापना करता है 1526 में, ठीक है। तो 1526 से लेकर हम लोग 1707 तक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, दक्षिण भारत में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आखिर मुगल जो है, मुगल वंश की स्थापना कैसे होती है, इनको हम लोग देखते हैं। मुगल वंश के संदर्भ में हम बात करेंगे कि मुगल वंश का स्थापना कैसे होती है। तो एक युद्ध लड़ा जाता है 1526 का, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। और पानीपत का युद्ध में कौन कौन लड़ता है, तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच युद्ध होता है, और जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी का पतन हो जाता है, यानी लोदी वंश का समाप्त हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंत कब हो गया था, तो 1526 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल वंश की स्थापना कब हो गई थी, तो 1526 में। 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। किस राज्य में पड़ता है, तो हरियाणा के राज्य में पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन हारा था, तो इब्राहिम लोदी हारा था। कौन जीता था, तो बाबर जीता था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी, तो 1526 में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं थोड़ी सी कि बाबर जो है अपना 1526 से लेकर, ठीक है, 1530 तक शासन करता है। और ये 4 साल में क्या क्या घटना घटती है, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबर का पुत्र आता है हिमाऊ, हिमाऊ का पुत्र अकबर, अकबर का जो पुत्र आता है जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र आता है शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र आता है औरंगजेब। इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बीच में जो आ जाता है शेर शाह सूरी, उनके भी थोड़ा सा कालों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आगे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं जिसमें आपको समस्याएं ना हो। सबसे पहले बाबर की हम बात करेंगे। तो बाबर, ठीक है, बाबर ने क्या क्या किया था, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी को प्राप्त करते हैं। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहता है, और ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का। और बताया जाता है कि उनका जन्म फरागना में, जो फरागना है, फरागना में हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को यह फरागना में जन्म होता है, किसका, बाबर का। बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन उसके पहले भी बताया जाता है कि ठीक है, देहरा में आक्रमण किया था। लेकिन वास्तव में यह माना नहीं जाता है। 1526 के ही माना जाता है कि बाबर ने भारत में 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिसे प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि बाबर आखिर कौन था। तो बाबर का पिता का नाम उमर शेख था, और माता का नाम जो था कुतलुग गिनार, ठीक है, कुतलुग गिनार जो था खानाम, इनकी माता का नाम था। बाबर ने युद्ध लड़ा था, जो पानीपत का युद्ध लड़ा था, खनवा का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था,
और घाघरा का युद्ध लड़ा था और उनकी जो मृत्यु हो जाती है 1530 में हो जाती है। अब थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं कि ये भाई युद्ध क्यों हुए थे, इनके क्या कारण थे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन्हें युद्ध का याद करने का तरीका कि बाबर जब आता है तो पानी पीता है। तो पानीपत का युद्ध कब होता है? 1526 में। एक साल बाद 1527 में खाना खाता है तो खानवा का युद्ध होता है कब? 1527 में। फिर उसके बाद एक साल बाद चाय पीता है तो यहाँ पर बात करेंगे 1528 में चंदेरी का युद्ध। उसके बाद यह घर जाता है तो घाघरा का युद्ध होता है 1529 में और फिर क्या हो जाता है? मर जाता है 1530 में। इस बात को याद रखेंगे। पहले हम जानेंगे कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था किनके किनके बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और जो खनवा का युद्ध होता है 1527 में, इसमें राणा संगा के बीच और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और राणा संगा हार जाता है। उसी प्रकार से आगे 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है और मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहता है, जिसमें मेदिनी राय से युद्ध होता है, जिसमें भी बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय हार जाते हैं। उसके बाद अगला साल 1529 में जो यहाँ पर देखेंगे घाघरा या घाघर का युद्ध होता है अफगानों से, जिसमें भी बाबर जीत जाता है और अफगान जो होते हैं हार जाते हैं। इस प्रकार से जितने भी बाबर युद्ध लड़ा था सभी में उसे जीत प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बाबर की एक पुस्तक है बाबरनामा, जिसने लिखी थी। बाबर को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे हम थोड़ी सी देखते हैं इनसे कैसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी देखते हैं। जो बाबरनामा है यह तुर्की भाषा में थी, लेकिन इसे फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसे फारसी भाषा में क्या करवाया था? तो इसे अनुवाद कराया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मुगल का भाषा कैसी थी? तो ये जो थी फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। फारसी जो भाषा थी यह मुगल काल की भाषा थी, याद रखेंगे। ठीक है, बाबर का जो है, बाबर ने आराम बाग का निर्माण किया और बाबर की जो मृत्यु हो जाती है तो उसे काबुल में दफना दिया जाता है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। बाबर के कितने पुत्र थे? जो 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र? 4 पुत्र। उनसे कैसे होते हैं तो थोड़ी सी देखते हैं। बाबर का जो पहला पुत्र रहता है जिसका नाम था हिमाऊ, दूसरा पुत्र रहता है जिसका नाम था हिंदाल मिर्जा, तीसरा पुत्र का नाम था कमरान मिर्जा और चौथा पुत्र का नाम था अस्कारी मिर्जा। इसमें से जो शासक बन के आता है हिमाऊ, तो हिमाऊ को थोड़ी सी हम देखने का प्रयास करेंगे कि हिमाऊ का शासनकाल कैसे रहा। हिमाऊ का शासनकाल बात करेंगे तो 1503 से लेके 1555 तक इनका शासनकाल बताया जाता है। लेकिन इनके बीच में जो शेरशाह सूरी भी अपना यहाँ पर दबदबा बनाते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित करने वाला कौन था? तो शेरशाह सूरी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जब यह शासक बनता है, थोड़ी सी इधर हमने यहाँ पर गलती कर दी है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। 1530 होगा। ठीक है, 1530 नहीं होगा, यहाँ पर 1530 होगा। ठीक है, 1503 लिखा गया है, इसको हटा लीजिएगा। 1530 होंगे ना, क्योंकि बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, तो इनका शासनकाल 1530 में होगा। कब होगा? 1530 में। इसको थोड़ा सी आप सुधार लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो आप समस्याएं को न लें और थोड़ी सी समस्याएं को आगे बढ़ते जाएं, थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अब हम देख रहे हैं भाई हिमाऊ के बारे में। हिमाऊ का शासनकाल 1530 से लेकर 1555 तक बताया जाता है और इसके बीच में कौन आता है? शेरशाह सूरी आता है। इन बात को ध्यान में रखेंगे। आगे की ओर हम देखें कि जब 30 में हिमाऊ जो होता है 1530 में जब शासन करता है, अगले साल 1531 में देवरा का युद्ध होता है और जिसमें हिमाऊ और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें हिमाऊ जीत जाता है और शेरशाह सूरी हार जाता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, थोड़ी सी हम बड़ा कर लेते हैं हुमायूं के बारे में। आगे हम बात करेंगे फिर 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह शहर बसाया और वहीं पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया, यानी कहें तो पुस्तकालय का निर्माण हुमायूं ने करवाया। फिर अगला अगला साल अगले साल कुछ साल के बाद 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। फिर अगला साल 1540 में कनौज का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी फिर जीत जाता है और हुमायूं को हारना पड़ता है। हुमायूं अपना जान बचाकर वह अफगानिस्तान पहुंच जाता है और अफगानिस्तान में अमरकंट महल में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम था अकबर। ठीक है, उसे भी थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। फिर क्या होता है कि जब यहाँ पर दिल्ली में जो शासन रहता है वह शासन शेरशाह सूरी का हो जाता है। शेरशाह सूरी का जो पुत्र होता है, जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी, बताया जाता है कि शेरशाह सूरी जब मर जाता है तो उसका पुत्र का शासन यहाँ पर हो जाता है और उसी समय हुमायूं जो होता है फिर सिकंदर शाह पर आक्रमण करता है, जिसे सर हिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर हुमायूं जो होता है 1555 में सर हिंद पर आक्रमण करता है, जिसे सर हिंद का नाम से जाना जाता है और किस पे आक्रमण करता है, सिकंदर शाह सूरी पर, और इसमें हुमायूं जीत जाता है और सिकंदर शाह सूरी हार जाता है और इस तरीके से हुमायूं फिर से अपने सत्ता को प्राप्त कर लेता है और फिर अपना मुगल वंश स्थापित हो जाता है। लेकिन अगले साल ही हुमायूं की जो होती है मृत्यु हो जाती है 1556 में। याद रखेंगे, हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। हुमायूं का पत्नी का नाम जो था हमीदा बानो था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, हमीदा बानो। थोड़ी सी आगे हम बढ़ते हैं। अब हुमायूं का मकबरा, ठीक है, गुल बदन बेगम यानी बहन ने बनवाया था। जो हुमायूं का जो मकबरा है उसकी बहन का नाम क्या था, गुल बदन बेगम जो बहन थी उन्होंने उन्हें मकबरा बनाया। ठीक है, और हमीदा बानो का जो पुत्र था जिसका नाम था अकबर। अब थोड़ी सी अकबर के बारे में देखेंगे कि अकबर का शासनकाल कितना से कितना तक था और इनसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका जो शासनकाल रहता है 1526 से लेकर 1556 से लेकर 26 नहीं याद रखेंगे, ठीक है, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहता है। यानी अकबर का जो मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका राज अभिषेक जो हुआ था अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, जो पंजाब के कलनौर में स्थित है, वहीं पर इनका जो राज अभिषेक पहली बार की गई थी। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी अलग है कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अकबर तथा हेमू के बीच होता है। जैसे ही इसकी कहानी अलग है, थोड़ी सी कहानी आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। हम थोड़ी सी मैप बनाकर थोड़ी सी कहानी को समझाने का प्रयास करते हैं। यह हुआ भारत में यहाँ पर देखिएगा हरियाणा, पंजाब और पंजाब के नीचे हरियाणा, तो यह दिल्ली का क्षेत्र था। इसमें हुमायूं का जो था वह शासनकाल था। हुमायूं की जैसे ही मृत्यु होते ही 1556 में, और उसी समय यहाँ पर जो शासन कर लेता है हेमू कर लेता है। हेमू यहाँ दिल्ली का राजा बन जाता है, लेकिन यह पंजाब का जो क्षेत्र था, ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में अकबर रहता है और अकबर क्या सोचता है कि मेरे पिता की हत्या हो गई है, अब मुझे कैसे कार्य करना है। तो अब अकबर का जो संरक्षण जो था उसका चाचा जो था जिसका नाम था बैरब खां,
ठीक है, इसकी कहानी बड़ी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बैरब खां क्या करता है कि यह हेमू पर लड़ाई लड़ता है जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें हेमू जो होता है पराजित हो जाता है और अकबर की सेना जो जीत जाती है। इस तरीके से अकबर का द्वितीय युद्ध होता है, याद रखेंगे। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर, ठीक है 15 नवंबर नहीं, 5 नवंबर 1556 को हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर वही बात ये लिखा गया है, ठीक है। हिंदू शासक जो इसका नाम था हेमचंद्र, जो विक्रमादित्य यानी कहें हेमू और अकबर के सेनापति के बीच होता है जिसका नाम था बैरब खां, याद रखेंगे, ठीक है। इनके बीच युद्ध होता है। 1563 ईस्वी में अकबर के तीर्थ यात्रा पर लगान लगाने वाले कर को समाप्त कर दिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तीर्थ यात्रा होते थे, तीर्थ यात्रा मतलब घूमने की यात्रा जो होती थी, अकबर ने कब समाप्त कर दी थी, तो 1563 ईस्वी में। यह क्वेश्चन यह पूछता है कि तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त कर दी थी, तो अकबर ने। आगे हम देखेंगे कि अकबर ने क्या किया था। 1564 में दास प्रथा का अंत कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की थी और बाद में राजधानी भी उसे बना ली थी। और बुलंद दरवाज़ा जो है इसने ही नहीं बनाया था, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, इस बात को भी ध्यान में थोड़ी सी रखेंगे। आगे आते हैं, अगला देखते हैं कि अकबर ने और क्या क्या किया और इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थोड़ी सी और देख लेते हैं जिससे समस्याएं ना हो। यहाँ पर बात करेंगे अकबर ने क्या किया कि 1573 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ से विजय प्राप्त किया, और 1575 ईस्वी में इबाद खाना बनवाया जो यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर की जो सेना थी जो मान सिंह थे, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अकबर फिर क्या करता है कि 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किलो को जीत लेता है, और उसके बाद बताया जाता है कि 1578 ईस्वी में इबाद खाना सभी धर्मों के लिए छूट दे दिया जाता है। यह इबाद खाना ऐसा खाना था जिसमें सभी धर्म आकर अपना कार्य कर सकते थे, और बताया जाता है कि 1582 में एक दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलवाया था, तो अकबर ने, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एकमात्र जो हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को माना था जिसका नाम था बिरबल, और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकबर के समय 9 विद्वान रहते थे या कहें तो 9 रत्न रहते थे, उनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ी से 9 रत्नों को देख लेते हैं। आइए, पहला जो रत्न था जिसका नाम था अबुल फजल ने क्या किया कि जो अकबरनामा था, एक था बाबरनामा जो बाबर ने लिखा था, और यहाँ पर है अकबरनामा। अकबरनामा को आईने ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जीवनी के बारे में इनका वर्णन किया है किसने, अबुल फजल ने। और अकबर का जो दूसरा रत्न था जिसका नाम था फैजी क्या है कि मध्यकालीन भारत का फारसी कवि था। मध्यकालीन भारत का फारसी कवि कौन था, तो फैजी था। और तीसरा जो रत्न थे जिसका नाम था तानसेन, उनके बचपन का नाम राम तनु पांडे जो था, इनका बचपन का नाम था किसका, तानसेन का। यह संगीत के पद पर विद्वान थे। यह 2 तरीके के संगीत गाते थे, राग मल्हार और जो बारिश हो जाता था, और दीप मल्हार यह गाते थे जिससे दीप जल उठता था, ऐसे लोगों की मान्यता थी। आगे देखेंगे आपके चौथे जो हो जाएंगे आपके रत्न में जिसका नाम था बिरबल, और बिरबल जो था वह सलाहकार था। क्या था बिरबल, सलाहकार था। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर का सलाहकार कौन था, तो बिरबल था। और पांचवा जो राजा था राजा टोडरमल, और ये राजस्व प्रधान हुआ करता था।
इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला नवरत्न में बात करेंगे तो आपका ये छठा जो नवरत्न था जिसका नाम था राजा मानसिंह, वही राजा मानसिंह जो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। राजा मानसिंह जो था वह अकबर का सेनापति था। और सातवां जो था रत्न में जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने ए खाना, जो अकबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, अकबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था, जो बैरब खां का पुत्र था, वही बैरब खां जो अकबर का चाचा था। यहाँ पर बात करेंगे आठवां रत्न का नाम क्या था, हकीम हुक्कामा। ठीक है, यह निजी चिकित्सक था, निजी जो था चिकित्सक जो राज दरबार में होते थे। नौवां रत्न का क्या नाम था, जिसका नाम था मुल्लाह दो प्याजा, यह रसोइया था, खाना बनाने वाला। अकबर की जो मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो यह सिकंदरा में है, जो आगरा में पड़ता है। इसको बात करेंगे। अकबर का जो पुत्र हुआ जिसका नाम था जहांगीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से लेके 1627 तक शासनकाल था। इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं को थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। जहांगीर जो था, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, उसका जन्म 1569 में हुआ था और इसे प्यार से शेखू बाबा के नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन पूछा गया कि शेखू बाबा को किन्हें कहा जाता था शेखू बाबा, तो जहांगीरी को। और जहांगीरी का बचपन का नाम क्या था, सलीम। जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जहांगीर की पत्नियां, जो एक पत्नियां का नाम था, पहली पत्नी का नाम था मानबाई, जो प्रथम पत्नी थी, और इनकी विवाह जो हुई थी 1585 ईस्वी में हुई थी, यह भी याद रखेंगे। दूसरी पत्नी का नाम था सलीमा विधवा, जो बैरब खां की पत्नी थी। और तीसरी पत्नी का नाम था जगत गोसाई, जो जोधा का पद धारावाहिकों में देखने को मिल जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और जो आपका चौथा जो पत्नी थी जिसका नाम था मेहरू निशा, जो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए हम थोड़ी सी और देखते हैं। यहाँ पर जहांगीरी के संदर्भ में और थोड़ी सी जानकारी को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जहांगीरी का जो न्यायप्रिय राजा के नाम से भी जाना जाता था। न्यायप्रिय राजा क्यों कहा जाता था, क्योंकि जहांगीरी ऐसा व्यक्ति था जो न्याय करने के लिए जंजीर लगा कर रखता था। जो जंजीर को खींच देता था राजा, उसके सामने उसे तुरंत पेश किया जाता था और न्याय तुरंत करता था। जहांगीर के दरबार में दो विदेशी आते हैं, एक का नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। यह 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। ठीक है, और इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम था सर थॉमस रो, और यह ब्रिटिश थे। यह 1615 ईस्वी में आते हैं जहांगीर के दरबार में व्यापार करने के लिए। इस काल को भी ध्यान में रखेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा गया है, तो वह जहांगीरी के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1627 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो लाहौर में, और वहीं पर दफना दिया गया था। जहांगीर का जो पुत्र था जिसका नाम था शाहजहां के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देखते हैं। शाहजहां का जो शासनकाल था 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक। उनका बचपन का नाम शाहजहां का नाम था खुर्रम, जो स्थापत्य कला चरमों पर था। जो स्थापत्य कला का बात करें कि जो भवन होते थे वह सबसे ज़्यादा बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो होते थे, संरचना होती थी, किसके काल में देखने को मिलती है, तो शाहजहां के समय में। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था, तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। कब बनाया था, तो 1631 ईस्वी में। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं कि ताजमहल
ठीक है। ताजमहल ताजमहल के बनवाने वाले कौन थे, जिसका नाम था उस्ताज अहमद लाहौरी, जो अफगानिस्तानी था, और एक का नाम था उस्ताज ईसा खान। ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे कि शाहजहाँ के 4 पुत्र हुए, और चारों पुत्रों में से जो औरंगजेब आगे शासक बनेगा। शाहजहाँ के 4 पुत्र, एक का नाम था दारा शिकोह, दूसरा का नाम था औरंगजेब, और तीसरा का नाम था मुरीद बख्श, और चौथा का नाम था शाह शुजा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम थोड़ी सी देखते हैं, और ये समाप्ति की ओर पहुंच गए हैं। पूरा वीडियो को आप देखते हुए बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाहजहाँ की जो मृत्यु होती है 1666 ईस्वी में, ताजमहल में इन्हें दफना दिया गया। औरंगजेब अपने पिता को बंदी बनाकर आगरा के जेल में डाल दिया था। जो औरंगजेब था वह अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, और उन्हें उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। इसमें क्या होता है कि औरंगजेब को आलमगीर तथा जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलमगीरी किन्हें कहा गया है, तो औरंगजेब को। जिंदा पीर किन्हें कहा गया है, तो औरंगजेब को। इस बात को ध्यान रखेंगे। औरंगजेब ने 2 बार राज अपना करवाया था। एक करवाया था 1658 में, ठीक है, आगरा के किले में, और 1659 में जो दिल्ली के किले में करवाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। थोड़ी सी और देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया कि तुलादान जो प्रथा थी उनको तुलादान प्रथा को क्या किया कि लगाया था। जो तुलादान जो प्रथा था अकबर ने लगाया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि तुलादान जो प्रथा थी उनको बंद करवा दिया। ये तुलादान क्या होता था कि पहले तराजू पर एक तरफ से राजा बैठते थे और एक तरफ से सोना चांदी रखा जाता था, और सारे सोना चांदी जितने भी तौले जाते थे वह गरीबों में बांट दिया जाता था, जिसे तुलादान सिस्टम के नाम से जाना जाता था। यह अकबर ने चलवाया, लेकिन औरंगजेब ने इसे बंद करवा दिया। जजिया कर फिर से शुरू करवाने वाला जो व्यक्ति था, जिसका नाम था औरंगजेब। और जजिया बंद किसने करवाई थी, तो ये करवाया था आपका अकबर ने। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बीबी का मकबरा और सबसे पहले जजिया लेने का शुरुआत किसने की थी, तो मोहम्मद बिन कासिम। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसमें इसमें काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और बताया जाता है कि औरंगजेब जब दक्षिण भारत गया हुआ था, तो अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे, ठीक है। 3 मार्च 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। तो औरंगजेब के बाद हम लोग आगे आधुनिक काल को हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।